बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। इस वक्त की बड़ी खबर है शिप्रा नदी हादसा का बड़ा अपडेट। देखिए केवल शहर क्राइम डिजिटल चैनल पर केवल हादसे में लापता महिला आरक्षक का शव भी मिला और कार भी घटनास्थल पर ही मिली। शिप्रा नदी के बड़े पुल पर शनिवार को हुआ था हादसा। कार में 3 लोग सवार थे जिसमें थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षक मौजूद थी। रविवार सुबह थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव और सोमवार को सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा का शव घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर था। महिला आरक्षक आरती पाल का शव और कार आज मिली। शनिवार रात्रि 9 बजे शिप्रा नदी के ब्रिज से कार अनियंत्रित होकर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुद एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर मौजूद रहे। उज्जैन की शिप्रा नदी में शनिवार रात करीब 9 बजे एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई थी। इस सड़क हादसे को प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी। खुद एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू शुरू किया। आरंभ से ये पता नहीं चल पाया था कि कार किसकी और उसके अंदर कौन बैठा है। रात भर चले रेस्क्यू में कार का पता नहीं चल पाया। रविवार सुबह जब फिर से रेस्क्यू शुरू किया और पड़ताल की तो पता चला कि कार के अंदर थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा और महिला आरक्षक आरती पाल मौजूद थी। रविवार को ही घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर नदी में थाना प्रभारी का शव मिल गया। यह वही सोमवार शाम करीब 5 बजे सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा का भी शव उसी जगह से मिला जहां से थाना प्रभारी का शव मिला था। आज शाम 5 बजे कार का पता चला। कार घटनास्थल से पास ही मिली। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद क्रेन के द्वारा कार को बाहर निकाला गया। कार के पीछे वाली सीट पर महिला आरक्षक आरती पाल का शव था। खुद एसपी प्रदीप शर्मा रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद रहे। जैसे ही कार को बाहर लाया गया और महिला आरक्षक का शव निकाला तब पुलिस के आला अधिकारियों के आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बेहद दुखद हादसा है। 2 दिन पहले एक गुमशुदा बच्ची को खोजने के लिए थाना उन्हेल में पदस्थ पुलिस के हमारे 3 साथी जा रहे थे। तभी शिप्रा नदी के ब्रिज से कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई जिसमें तीनों मौजूद थे। रविवार को थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला। सोमवार को सब इंस्पेक्टर मदन लाल नीनामा का शव खोजा गया और आज कार व महिला आरक्षक मिली है। पानी का बहाव इतना तेज था, वह पानी मटमैला था, इसलिए रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही थी। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई। मुख्यमंत्री और हमारी संवेदना परिवार के साथ है। शासकीय तौर पर मिलने वाली सभी सुविधाएं उन्हें तत्काल दी जाएगी। यहाँ बता दें कि घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें कार ब्रिज से नीचे गिरते हुए साफ दिखाई दे रही है। कार पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी और बाएं हाथ की ओर ब्रिज से अचानक नदी में गिर गई। बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, उसके साथ ही तेज बहाव भी था। यही कारण है कि रेस्क्यू पूरा करने पर 68 घंटे लगे। रेस्क्यू के दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड जवान, तैराक दल व नगर निगम का अमला जुटा रहा। यहाँ करीब 100 से अधिक सदस्य इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बारिश का गंदा पानी होने के कारण रेस्क्यू दल को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरे के माध्यम से भी गोताखोरों को पता लगाने में काफी दिक्कतें आ रही है। चुंबक का इस्तेमाल किया जा रहा है परंतु मिट्टी अधिक होने से यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाए थे। वो एक बच्ची की तलाश में एक सूचना पर जब जा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से शिप्रा जी में बड़े पुल की तरफ बाईं तरफ गिर गई थी। परसों हम लोगों को स्वर्गीय श्री अशोक शर्मा जी का शव बरामद किया था। कल हम लोगों ने नीनामा साहब का शव बरामद किया था और आज गाड़ी को हम लोग लोकेट कर पाए हैं जो बड़े पुल के दूसरी तरफ करीब 70-80 मीटर आगे एक गड्ढे में बरामद हुई और उसमें अभी जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो हमारी महिला आरक्षक साथी थी उनका शव उसी के अंदर है। उसको रिकवर करने का क्रेन और कटर्स के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता हमारे साथी की बॉडी रिकवर करना है। गाड़ी हमारी प्राथमिकता नहीं है। उनका परिवार भी हमारे साथ इंतजार कर रहा है, हम सब भी उनका इंतजार कर रहे हैं और हमारी पूरी टीमें इसमें प्रयासरत है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही रिकवर कर लेंगे। सर कितने दिन लग गए? करीब आज ये 3rd डे है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पानी का बहाव बहुत तेज है और पानी मटमैला था। अभी थोड़ा सा बहाव कम हुआ है, मटमैलापन भी कम हुआ है बारिश रुकने की वजह से, बराज को पीछे से रुकवाने की वजह से। देखें सर कितनी टीमें लगी थी इस पूरे? इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल गोताखोर, हमारे जो उज्जैन के रहने वाले लोकल गोताखोर हैं, चाहे महिदपुर के हों चाहे उज्जैन के, उसमें भी उन्होंने भी बहुत इसमें मदद करी है। उन्होंने भी लगातार पुलिस के साथ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया और तीसरा दिन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्र इसको खत्म करें। परिवार की संवेदना सभी परिवार के साथ
हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और निर्देशित किया है कि परिवार के जितने भी बेनिफिट्स हैं और जितनी भी उनको जो पुलिस की प्रणाली है उसके हिसाब से जो भी उनको सुविधाएं मिलनी है उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन सभी को हमारी टीमें, जैसे दोनों जो शरीर रिकवर हुए थे उनके साथ हमारी टीमों ने ससम्मान उनकी विदाई कराई है। उनके परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जितने भी उनके बेनिफिट्स हैं और जो उनको अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र उनको क्लियर किया जाए। इंदौर में एक दुकानदार द्वारा भगवत गीता के पन्नों में सामान बांध कर देने को लेकर विवाद हो गया। सोमवार को हिंदूवादी संगठन के नेता एक मुस्लिम महिला को लेकर संयोगितागंज थाने पहुंचे। पूजन सामग्री के दुकानदार पर धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूजन सामग्री खरीदने वाली महिला का है कि पूजन सामग्री और किराना दुकान चलाने वाली इस महिला और उसके बेटे ने धार्मिक ग्रंथ गीता के पन्नों में कुशा बांध कर दिया है, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत हुई है, जिसकी शिकायत महिला ने संयोगितागंज थाने में की है। दुकानदार संचालक महिला का कहना है कि ये पन्ने उन्होंने रद्दी की दुकान से खरीदे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धार्मिक उत्सव में कुछ पूजा सामग्री, ये जगदीश बेसन के द्वारा थाना संयुक्तगंज में कंप्लेंट की गई थी कि वो कुशा लेने गए थे बाजार में, और जब कुशा ली उन्होंने तो कुशा को जिस कागज पर लपेट कर दिया, घर जाकर देखा तो वो धार्मिक ग्रंथ था उनका, जिसका वो आदर करते हैं। तो इस पर से जाकर उन्होंने संयुक्तगंज में रिपोर्ट लिखाई, जिसमें कि 299 BNS के तहत जो दुकान मालिक है मोहम्मद अफकाम और नसरीन बी, इन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। साथ में इनके मेमो पर ये होलसेलर थे और जहां से दुकान से बेचते थे, और इसके आधार पर जब गोडाउन में गए तो गोडाउन किसी विशाल जैन का था, जहां पर कई धार्मिक पुस्तकें मिली, तो विशाल जैन को भी इनके मेमो पर आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वैधानिक कार्रवाई कर ली गई है और इनका BNS 299 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। हिरासत में लिया गया है, नोटिसेबल होने से वैधानिक कार्रवाई की गई है। मिर्जापुर जिले की मड़िहान तहसील के विकासखंड पटेहरा कला के हिनौता गांव स्थित पंचायत भवन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ग्राम पंचायत भवन के कमरों में नशे की हालत में कुछ युवक डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और एक शिक्षा मित्र के शामिल होने की बात सामने आई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत भवन के अंदर कुर्सियों पर बैठकर शराब पी जा रही है। उसके बाद जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान को सिगरेट पीते हुए भी देखा गया। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। पंचायत भवन जो ग्रामीण विकास और जन कल्याण का केंद्र होना चाहिए, इससे उन जिम्मेदार व्यक्तियों ने शराब और अय्याशी का अड्डा बना लिया। वायरल वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसी गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन आला अधिकारियों की चुप्पी संदिग्ध है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और भिंड में पंचायत भवनों में शराब और अनैतिक गतिविधियों के वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की थी। मिर्जापुर के इस मामले में भी जनता त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ FIR और पंचायत भवन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जनता की निगाहें इस मामले पर टिकी हैं। क्या हिनौता पंचायत भवन शराब और अय्याशी का अड्डा बना रहेगा या प्रशासन इस पर प्रभावी कार्यवाही करेगा?
प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर में विश्व पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा समापन की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ कथा समापन पर प्राचीन नरसिंह मंदिर से भागवत कथा को सर पर धारण कर शोभा यात्रा प्रारंभ। श्री राम मंदिर पहुंचने पर जहां एक और ग्रंथ को सम्मिलित कर शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से होती हुई महेश्वरी गली पहुंचने पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। दरअसल आपको बता दें कि नगर के अति प्राचीन श्री नरसिंह मंदिर पर स्वर्गीय गुलाबबाई ठाकुर परिवार के द्वारा एवं श्री राम मंदिर पर महेश्वरी समाज टांडा के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना की जाती है। नरसिंह मंदिर पर कथावाचक श्री अशोकानंद जी महाराज एवं श्री राम मंदिर पर पंडित आशीष जी दुबे के द्वारा भक्तों को कथा का रसपान कराया गया। कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्म, रुक्मिणी विवाह, कंस वध, वामन अवतार जैसे कई प्रसंग को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस भव्य शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह सामाजिक संगठन, ग्राम पंचायत टांडा, उप सरपंच, मित्र मंडल, पत्रकार संघ एवं कई पत्रकार परिवार एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और सामाजिक संगठन के द्वारा शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक प्रसादी वितरण की गई। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी अपने अपने ग्रुप बनाकर जमकर नाचते दिखाई दिए। शोभा यात्रा के पूरे मार्ग पर जमकर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में सीरीवी समाज के युवा मंडल का नृत्य दल भगवा ध्वज लेकर जमकर नाच रहे थे। आपको बता दें कि सितंबर 7 रविवार के दिन ग्रहण होने की वजह से ग्रहण होने की वजह से कथा विश्राम की भव्य शोभा यात्रा आज 8 सितंबर को निकलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर धार मध्य प्रदेश पीथमपुर में ऑयल फैक्ट्री में गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत का मामला। 3 मृतकों के शव मैसर्स श्री सागर ऑयल फैक्ट्री के सामने रखकर प्रदर्शन में परिजनों सहित जयस मजदूर संगठन और भीम सेना के कार्यकर्ता हुए शामिल। कंपनी पर ठोस कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आपका नाम बता दीजिए। जी, एडवोकेट लोकस मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस। क्या मांग है आपकी यहाँ पर के पोजीशन? जी देखिए, आप भी जानते हैं कि पीथमपुर की ये सागर ऑयल फैक्ट्री में कल 3 आदिवासी मजदूरों की गैस चैम्बर में उतरकर मौत हो गई। और ये मौत नहीं हुई है, यहाँ के कंपनी के मालिक ने उनकी एक के बाद एक हत्याएं की हैं। जिस प्रकार से चश्मदीद ने बताया है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए और साथ ही साथ यहाँ के जो फैक्ट्री के जो मालिक है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको ये कंपनी की देखरेख करनी है, उनके सेफ्टी फीचर्स को देखना है, उनके वायु प्रदूषण बोर्ड जो है यहाँ के अधिकारी, वो लोग उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीजें हो रही है। उन तमाम अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी है उन पर भी निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी 1 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। 1 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश के और भी जिलों से, अलग अलग जिलों से निकलकर लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। हम उनको आह्वान करेंगे पीथमपुर आने के लिए, क्योंकि यह जो घटना है दुखद घटना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी मजदूर की कहीं पर भी जान नहीं जानी चाहिए। सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव के आयोजन के पूर्व किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू। यहाँ किया किसानों ने चक्का जाम, लगाए जमकर नारे। पेटलावद फसल बीमा की मांग को लेकर एक बार फिर किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल पेटलावद के ग्राम पंचायत बनी में सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर फसल बीमा की मांग को लेकर प्रशासन और बीमा कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। किसान यूनियन के जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार के अनुसार मंगलवार को बनी में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। 20 दिन पूर्व पेटलावद एसडीएम ने किसानों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में बनी क्षेत्र के किसान सबसे अधिक पीड़ित किसानों ने अपनी समस्या को लेकर चक्का जाम किया है।
जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी चक्का जाम जारी रहेगा। गौरव तलब है कि 12 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पेटला वध में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जाम क्यों लगाया है बनी में? अभी 20, 21, 22, 23 और 24 तक का कोई बीमा नहीं मिला अभी तक किसानों को। तो किसान परेशान है, फसल हमारी बर्बाद हो गई थी, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं 3-4 साल से कोई स्थायी पटवारी भी नहीं है यहाँ। तो अभी तक आपने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को हमने लेटर दिया था। एसडीएम साहब ने कोई बोला था 20 दिन में आपका जो भी होगा हम निर्णय करके बता देंगे। एसडीएम मैडम ने कुछ अभी तक जवाब ही नहीं दिया हमको। 20 दिन हो चुके? 20 दिन 8 तारीख को हो गए। आप भी रात में काम करते हो? किसानों से क्या समस्या आती है? कोई खेत से जाना पड़ता है, निर्णय ले सकते हैं, तुमसे बात करूंगा मैं। निर्णय कौन लेगा? तुम लेंगे नहीं सर। क्या निर्णय लोगे बोलो? क्या निर्णय लोगे? बीमा चाहिए हमको सर, इससे अभी तक बीमा ही नहीं मिला हमको। किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, स्कूल बस जा रही है, स्कूल बस नहीं रोक रहे। फैसला कब बुला लो, आश्वासन दे देंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 8 सितंबर से 22 सितंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रतलाम जिले के जावरा में भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरती जा रही है। अभियान के तहत यातायात प्रभारी सोनू बाजपेयी के नेतृत्व में लोगों को समझाइश दी जा रही है और नियमों का पालन न करने वालों के चालान बनाए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस अभियान के दौरान तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और बिना वैध दस्तावेज जैसे लाइसेंस, फिटनेस या परमिट के वाहन संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जावरा में पुलिस द्वारा स्कूली छोटे बच्चों को तेज वाहन चलाते हुए रोककर उनके परिजनों को बुलाया गया और उन्हें यातायात नियमों के बारे में समझाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर हो रहे हादसों की संख्या को कम करना और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। आदेश में कहा गया है कि लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को देखते हुए यह कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। राज्य भर में यह अभियान पुलिस अधिकारियों और यातायात विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है और हर दिन की कार्रवाई रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जा रही है। पीएचक्यू के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो नाबालिग बच्चे हैं इनको समझाइश दी जा रही है, साथ ही साथ चालान भी काटे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो हम अलग अलग जाके कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम चौपाटी पर करेंगे, फिर शाम के टाइम पर भी हम चौपाटी पर करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर लगा के कर रहे हैं। नहीं, उन पर हमने पहले भी कार्रवाई करी थी और अब हम 1 बाय 1 सारे ही मदों पर जाएंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बच्चों को यही समझाइश दी जा रही है आपके सामने कि जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो वाहन ना चलाएं, उनके लिए सुरक्षित नहीं है 18 वर्ष से पहले वाहन चलाना, 18 वर्ष के बाद ही चलाएं। जी देखिए, समझाइश भी दी जा रही है, इनके पेरेंट्स को भी कॉल करके बुलाया जा रहा है, पेरेंट्स के सामने भी समझाइश दी जा रही है, उसके बाद चालान भी काटा जा रहा है, सभी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। सूबेदार सोनू बाजपेयी। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बबीता आज जिला पंचायत जन सुनवाई में पहुंची और वहां उन्होंने एसडीएम को आवेदन सौंपा। आवेदन में बबीता ने अपने ही पति पांचीलाल मेड़ा और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें और उनके बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बबीता का आरोप है कि पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा और उनके साथी गजू दरबार, चौहान बुंदेला, जय सिंह दरबार, दिगंबर मेड़ा, दीपक मेड़ा और भीम ठाकुर लगातार उन्हें परेशान करते हैं। उनका कहना है कि यह लोग उनके घर पर हमला करते और मकान हड़पने की नीयत से आए दिन दबाव बनाते हैं। पर उन्होंने कहा कि पांचीलाल मेड़ा ने जबरन मुझसे शादी की, मेरा घर तोड़वाया और अब मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। कई बार घर पर घुसकर गला दबाया, धमकाया और प्रताड़ित किया। मैं कई बार थाने और अफसरों से शिकायत कर चुकी हूं।
लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बबीता का कहना है कि जब भी वह कहीं जाती है, विधायक और उनके समर्थक उनका पीछा करते हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को बार बार शिकायत देने के बाद भी केवल आश्वासन मिलता है, कार्रवाई नहीं। बबीता ने जन सुनवाई में अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि अब उन्हें और उनके बच्चों को जान का खतरा है। उनका साफ आरोप है कि पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा और उनके साथी उनकी जिंदगी नर्क बना चुके हैं और किसी भी वक्त उनके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। आप जो आवेदन देने आए हैं, किसके खिलाफ आवेदन देने आए हैं? मैं पूर्व पांचीलाल मेड़ा के खिलाफ देने आई हूँ। क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरे पति लगते हैं। क्या करते हैं? उनने मेरे से जबरदस्ती शादी की और हमारा केस चल रहा था। मेरा घर तुड़वाया इन लोगों ने, जबरदस्ती रिश्ता बनाया और आए दिन आप भी मुझे झूठ बोल रहा है, केस के लिए दबाव बना रहे हैं कि इनके साथी सभी आए दिन ये घर में घुसते हैं। मैं मेरे बेटे के साथ में और गुड़िया के साथ में रहती हूँ। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं धामनोन में रहती हूँ। पांचीलाल के अलावा कौन कौन आपको पता है? ये इनके जो साथी है, जग्गू दरबार, रेसिंग दरबार और चौहान बुंदेला और ये भीम ठाकुर। क्यों धमका दे आपको, किस कारण? ये मकान के लिए। क्या मकान के लिए? मकान जो रह रहे हो वो मकान मेरा है, तो ये माँ से मेरे को हटाना चाहते हैं। कई बार इन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को भी दबाव बना रहे हैं। भीम ठाकुर का भी फोन कल परसों में भी गया था, मेरे पापा को दबाव बना रहे हैं कि तुम्हारी जो माँ से हटा लो, नहीं तो तुम्हारी छोरी को मैं जान से मार डालूंगा। आपने हम लोग थाने पे रिपोर्ट दर्ज करवाई? कई बार मैं गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। क्या कहते पुलिस वाले? पुलिस वाले मुझे दिलासा दिला के भगा देते वहाँ पे। अच्छा, पांचीलाल विधायक, पूर्व विधायक को आप हाँ। मारपीट भी करते हैं? हाँ, मारपीट भी कहते। मेरे छाती पे बैठ गया और मेरे बाल खींचता है और मुझे घर से निकालते। मोहल्ले वाले आ गए तो ये भगा वहाँ से। कौन? पांचीलाल विधायक? हाँ, 1 बजे के लगभग इसने मेरे साथ में हमला किया। कितने लोगों मेरे के घर साथ हमला करा? ये सभी जितने आदमी हैं इनके, उनके साथ में। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा पीछा करते। मंदिर जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, मैं इतनी तो कुछ हूँ नहीं, तो ये लोग मेरा मंदिर जाने पे भी पीछा कितने समय से आपको परेशान कर रहे हैं? ये मेरे को 3-4 साल से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप मिले साहब से, क्या बोले? साहब ने बोला है कि वो वहाँ पे मोनिका सिंह को फोन लगाया। अभी आप उनकी पत्नी हो, आपके साथ में नहीं रहते? ये मेरे साथ में दिलासा देने के लिए, मकान के लिए, कभी 2 बजे रात को आता है तो आना चाहिए, तो दिन में आना चाहिए। और मुझे बोलता है कि रिश्ता छुपा के रख। ना मेरी आईडी में इसने मुझे मेरे से झांसी में दिलासा दे के शादी की है, तो ना मेरे आईडी में नाम जुड़वा रहा है और ना मेरा कुछ सबूत रहने देना चाहता है। और कभी भी ये मुझे रात में 2 बजे 3 बजे रात को आता है तो कभी भी मेरा गला दबाता है, कभी भी मेरी जान को खतरा है, कभी भी। वो तो मेरा रिश्ता छुपा रहा ना, ये केस के लिए उसने जबरदस्ती मेरे से शादी की। अच्छा, अगर आप साहब से मिले, क्या बोले साहब? ये बोल रहे हैं कि माँ धामनोन थाने पे चले जाओ आप। अच्छा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर आप? मेरे पास दूसरा कहीं नहीं कि सर, इन लोगों ने मेरे को 4 साल से इन लोगों ने मेरे को परेशान कर दिया कि मेरी बेटी और मेरे बेटे के साथ में भी मारकूट की है और बदतमीजी। रात में मेरी बेटी भी सोई रही थी तो उसके साथ में ये बदतमीजी से करते। पांचीलाल मेड़ा पूर्व विधायक और मेरी बेटी के साथ में भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदारी, इसके जितने आदमी है वो जिम्मेदार रहेंगे। और इसने मेरे को अत्याचार कर दिया। मेरे बेटे को मेरी नहीं सुनवाई होगी तो मैं मेरे बच्चों को लेके आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को इतना परेशान कर दिया है कि मुझे कभी भी, ऐसे भी मेरी जान को खतरा है, कभी भी रात में ये मुझे मार डालेगा। आए दिन इसके परिवार, इसकी पत्नी, सब ये पूरा परिवार तो मेरे को कभी भी मेरे को ये कर सकते धोखा। इसलिए मेरे बच्चों को खिला के मैं कुछ भी कर लूं, ऐसे भी मेरा कुछ सहारा। कोई सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मैडम साहब मिले तो क्या बोले? कई बार मैं गई थी, मेरे को दिलासा देते हैं, बाकी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मेरे को आपका नाम? कविता। आपके बच्चे का नाम क्या है? नैतिक। इंदौर में जैन समाज के बड़े संत को लेकर सोशल मीडिया पर हुई विवादित टिप्पणी के बाद समाज से जुड़े लोगों ने सोमवार रात तिलकनगर थाने का घेराव किया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। मामला इंदौर के तिलकनगर क्षेत्र से जुड़ा है। यहां रहने वाले अरविंद जैन नाम के व्यक्ति द्वारा जैन समाज के संत को लेकर सोशल मीडिया पर
विवादित टिप्पणी कर अपशब्द कहे गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग तिलक नगर थाने पहुंचे और आरोपी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपित अरविंद जैन की तलाश कर रही है। आरोपी के पकड़े जाने पर ही खुलासा होगा कि उसने इस तरह की पोस्ट क्यों सोशल मीडिया पर की थी। संत पर विवादित पोस्ट जैन समाज का घेराव, पुलिस ने दर्ज किया मामला। ये अभी दोपहर से ही बहुत एक चर्चा और माहौल बन गया था। कोई तिलक नगर के शख्स हैं अरविंद जैन करके, उन्होंने कुछ महाराज श्री के बारे में कुछ अपशब्दों का यूज किया और बहुत ही गलत शब्दों का यूज किया है। और बाद में मालूम चला जब यहाँ पूरा समाज इकट्ठा हो गया और बजरंग दल के भी और हिंदू समाज के भी काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जैन समाज, हिंदू समाज सभी आए, क्योंकि संत कोई भी हो, चाहे वो जैन समाज के हों चाहे हिंदू समाज के हों, सभी संत हमारे आराध्य है, हमारे पूजनीय हैं। अगर किसी भी संत के बारे में कोई अपशब्द बोलता है तो वो किसी को भी सहन नहीं होंगे ऐसे शब्द तो, क्योंकि हम उनको पूजते हैं, उनके चरणों का वंदन करते हैं। और जब इस तरह के अपशब्द मैंने भी यहाँ आकर जब समाज ने बताए और बड़े बड़े लेटर लेके आए और दिखाया गया कि वाकई में वो इतने बुरे शब्द हैं कि आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। और साधु संतों के लिए ऐसे शब्द तो मुझे अब हम अपने लिए नहीं सुन सकते, अपने परिवार के लिए सुन सकते, फिर साधु संत तो हमारे भगवान स्वरूप होते हैं। इसलिए आज पूरे शहर से अभी सिर्फ पदाधिकारी लोग आए थे सारे, और समाज आसपास की और दूर दूर से भी लोग आए जैसे ही उन्हें जानकारी लगी। पर हमारे तिलक नगर थाने ने भी तुरंत FIR करी और CSP साहब, TI साहब और पूरा स्टाफ तुरंत एक्शन में आया और उनके भाई वगैरह हैं उनको लेकर भी शायद आए हैं ये। और इन्होंने बोला है समाज को भी कि भाई आप लोग सुबह आएँ, सुबह तक हम पूरी कोशिश करेंगे जो संबंधित व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करने की और उसको सज़ा भी दिलवाने की कोशिश करेंगे। वो भी जैन समाज से ही है, क्या कारण रहा है जो इस तरीके की टिप्पणियाँ उसने करी? सर अब ये तो हमको भी नॉलेज नहीं कि उसने ऐसा क्यों करा, ये तो किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ रही ना कि इतने अपशब्द उसने क्यों लिखे, क्यों बोले। चलिए वो जैन समाज का नहीं भी होता और जैन समाज का है तो गुरुओं के बारे में इतने बुरे शब्द मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। मुझे लगता है वो नास्तिक ही होगा या तो वो मंदिर से नहीं जुड़ा होगा या भगवान से नहीं जुड़ा होगा, नहीं तो मुझे लगता है कि इतने बुरे शब्द का यूज कोई कर सकता है जो मैंने आके लेटर में पढ़े हैं। बस प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। हाँ FIR यहाँ समाज के लोग अभी सब आए थे, एडवोकेट वगैरह, और FIR यहाँ पर हो चुकी है। मैं राजीव जैन, अध्यक्ष गेटवे श्री जैन समाज और पार्षद वार्ड क्रमांक 50 इंदौर। कुछ लोग कल थाना तिलक नगर पहुंचे थे और उसमें उनके द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई थी जिसमें फरियादी राजन जैन थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो आदरणीय और रेस्पेक्टेड जो मुनि विद्यासागर महाराज जी हैं उनके खिलाफ फेसबुक पर अरविंद जैन नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई है, आपत्तिजनक भाषा को प्रयोग किया गया है और जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और इसमें अरविंद जैन जो कि 62 वर्ष के हैं उनके खिलाफ केस रजिस्टर थाना तिलक नगर में कर लिया गया है। 119 BNS और 196 BNS, 299, 302, 356 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और जल्दी और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में सोमवार को एक प्रसूता महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। गुस्साए परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने महिला की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार देवरी गांव निवासी 25 वर्षीय ममता को प्रसव पीड़ा होने पर पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया कि गर्भस्थ शिशु पहले ही मृत हो चुका है। इसके बाद परिजन महिला को उरमोरा रोड स्थित रामा अस्पताल ले गए, जहां प्रसव के समय मृत शिशु का जन्म हुआ। इस बीच महिला की हालत बिगड़ गई और उसे वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन शव लेकर रामा अस्पताल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ करने लगे। उनका आरोप था कि चिकित्सकों की लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई। अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि महिला गंभीर एनीमिया से पीड़ित थी और शिशु पहले ही मृत था, इसलिए तत्काल प्रसव कराना अनिवार्य था। CO सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर रामा अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है आपके बहन के साथ? भाभी रही है, भाभी पेट में बच्चा मर गया, अब मर गया। यहाँ से रामा हॉस्पिटल में गई जा तो वहाँ पेट की तो बच्चा पैदा करा दिले
और उसके बाद टाका लंबा लंबा चला दिले और उनका ब्लेड बंद रहे चालू रखे और फिर उसके बाद कहा जब देखा तो पेट में का ब्लेड जाता रहा तो कहा तो फिर दोहरा के टाका लगे ले जाए। जो मरा है वो आपका क्या लगती हैं? भाभी। भाभी। हाँ। तो आप लोग कितने बजे वहाँ पे गए हैं? वहाँ मन गई कम से कम 2-2:30 बजे ले गई। तो कौन डॉक्टर ऑपरेशन किया है? डॉक्टर साहब नाम पता नहीं है, सब पता ही। अच्छा, ये मौत कब हुई है? मौत भइल है 1 बजे रात। 1 बजे रात। हाँ। तो वहाँ पे यहाँ से रेफर कर देना जहाँ हमारे 6 बजे। अच्छा, कहाँ के लिए रेफर किए हैं? बनारस। थाना रावर्सगंज की ग्राम देवरी की रहने वाली पूनम देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वह रमा अस्पताल सोनभद्र में प्रसव हेतु एडमिट थी। अचानक उनकी हालत खराब होने के कारण वहां के डॉक्टर स्टाफ द्वारा उनको बनारस रेफर किया गया, जहां एलके अस्पताल में जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि रमा अस्पताल सोनभद्र द्वारा उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण परिजन की तहरीर पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 100 का पीएम कराया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है।